नमस्कार साथियों, मैं मनीष पिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग शो में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और अब जो चल रहा है वो एग्जाम का टाइम चल रहा है और हर जब एग्जाम का टाइम आता है सामाजिक विज्ञान को लेकर के एक डर सभी बच्चों के मन में रहता है कि सर सही उत्तर कैसे लिखें। जो हमारा सपना होता है कि 100 में से 100 आ सकते हैं क्या, ये सिर्फ सपना बनकर के रह जाता है क्या। कैसे सही आंसर लिखे, तो सही आंसर लिखने की, सही उत्तर लिखने की आज धांसू तरीका, धांसू ट्रिक में लेकर के आया हूं कि किस प्रकार से सही आंसर लिख सकते हैं। जो आपके दिमाग में डाउट है कि कैसे लिख सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन मार्क है और ये घड़ी पे बना हुआ है। तो आज टाइम मैनेजमेंट का बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को पेपर में टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं इस धांसू ट्रिक की। वैसे मैं बहुत सी बार रिकॉर्डेड लेक्चर्स में, लाइव क्लासेस में बोल चुका हूं किस प्रकार से लिखना है, पर आज पूरी तरीके से ही आज बता देता हूं कि कैसे आप लोगों को लिखना है। सबसे पहले मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको कुछ दिखाऊंगा भी कि भाई कैसे लिखना है। नहीं तो ऐसा लगेगा मनीष सर तो ज्ञान देकर के चले गए, बता करके तो गए नहीं, लिखना कैसा है। तो लिखने वाला भी दिखाऊंगा। पहले जो बातें हैं वो बातें अपन जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहली जो वाली बात है, जैसे आपके सामने पेपर आ जाता है, क्वेश्चन पेपर आ जाता है, घबराना नहीं है, बिल्कुल बिंदास होकर के बिल्कुल मस्त रहो, चिंता किसी बात की नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये मान करके चलो कि हम सबसे ज्यादा होशियार है, हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई भी नहीं है। चिंता नहीं होनी चाहिए बच्चों, कभी भी मत करना जीवन में चिंता। एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं, मस्त होकर के जाना। एग्जाम से पहले तक, अंतिम सांस तक पढ़ना, बिल्कुल पढ़ते रहना, पूरी मेहनत करना। पर जब हॉल में जाकर के बैठो ना, बिल्कुल बिंदास, बिल्कुल मस्त, ठीक है ना। और मस्त रहते जैसे आप पेपर पढ़ो, क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट मिलते हैं, वो पढ़िए। और पढ़ने के बाद एक बात तो दिमाग में ठान लेनी है, वो बात यह है कि सारे क्वेश्चन आंसर्स मुझे अटेम्प्ट करने हैं। पहली बात तो ये दिमाग में मान करके चलेगा कि मुझे सारे क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि सारे करने का मतलब है तभी तो मैं पूरे में से पूरे लेकर के आ पाऊंगा। भाई 80 का पेपर होगा तो 80 में से 80, 70 का पेपर होगा तो 70 में से 70, और 40 का पेपर होगा तो 40 में से 40, तभी तो मैं टोटल 100 में से 100 बनेगा। पर मैं क्वेश्चन छोड़ दूंगा तो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो दिमाग में यही मानसिकता आपकी होनी चाहिए कि मैं एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छोड़ूंगा। यह पूरे दृढ़ संकल्प के साथ आपको विश्वास करना है कि मैं एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छोड़ कर आऊंगा। पर सर छोड़ करके नहीं आएंगे, पर लिखे कैसे कि नंबर मिले। तो उसके लिए सबसे पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है कि जो भी आंसर आप लिख रहे हैं वो आंसर आपका पॉइंट्स में होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान में लिखने को बहुत कुछ है, सामाजिक विज्ञान में बताने को बहुत कुछ है, ठीक है। दूसरे सब्जेक्ट सागर है, पर सामाजिक विज्ञान महासागर है। आप लिखते जाओ, टीचर कभी संतुष्ट नहीं होता है कि भैया इतना ही लिखा है इसने बच्चे ने, पर एक लिमिट भी होती है, उस लिमिट को भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो आप जो भी आंसर लिखे ना, जो वो पूछ रहा है उतना तो लिखिए, पर वो कैसे लिखिए, पॉइंट्स में लिखिए। हर चीज को आपको पॉइंट में बताना है, ये बात ऐसे हुई थी, ये बात ऐसे हुई, हर चीज को आपको क्या है, पॉइंट्स में बताना है। आप पॉइंट्स में बताओगे तभी तो आपको मार्क्स मिलेंगे। और आप बिल्कुल ऐसे क्या है, कचरा भर करके लिख करके आ जाओगे। जो हमारे घरों पे कचरे की गाड़ी आती है ना, वो भी नीला डब्बा और हरा डब्बा लेकर के आती है कि भाई गीला कचरा इसमें, सूखा कचरा इसमें, ठीक है ना। वो भी अलग अलग करते हैं। तो एक बात बताओ, फिर जब आप आंसर लिख रहे हो जो आपके भविष्य के लिए है, आपको अच्छी परसेंटेज दिलाएंगे, आपके बिल्कुल जो सीना है गर्व से चौड़ा कराएंगे, तो उसमें क्या आप थोड़ी सी भी बारीकी से काम नहीं कर सकते। बिल्कुल अच्छे से आप लिखिए, एक एक पॉइंट आप लिखिए, वहां कचरा भर करके बताइए कि जो मन में आ रहा बस पैराग्राफ भर दूं, 2 पेज भर दूं, 3 पेज भर दूं, नहीं। बिल्कुल हर बात को पॉइंट में लिखिए, हर एक एक चीज को समझाने की कोशिश करिए, पॉइंटों में आपको लिखना है। अब बात आती है जो तीसरा मेरा पॉइंट है, वो ये है कि जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उनको हाईलाइट करें। हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करना है। अब इंपॉर्टेंट वर्ड्स को जब हाईलाइट करने की बात आती है ना, तो आप लोगों के मन में एक ही चीज आती है कि सर हाईलाइटर ले जा सकते हैं क्या। अरे भाई, हाईलाइट का मतलब है कि जो पूरी लाइन तुम लिख रहे हो ना, वो उसमें थोड़ा सा अलग लगे। अब अलग कैसे लगेगा, या तो आप लोग ब्लैक पेन से लिख दो उसको, या तो आप ब्लैक पेन से लिख सकते हो, या आपने किसी भी पेन से, मान लीजिए ब्लू पेन से लिखा है, बट आप उस पर क्या कर सकते हैं, पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं, ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं। तो अब यहां पर क्या होगा, पहली बात तो आपने पॉइंट्स में बातें लिखी हैं। दूसरी बात क्या है, उस पॉइंट में भी जो इंपॉर्टेंट वर्ड था उसको आपने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। एक टीचर है ना, एक दिन में 150-200 कॉपियां चेक कर करके जाता है एग्जामिनेशन की। वो 150-200 कॉपियां पढ़ने के लिए नहीं आया है, उसके पास ज्ञान की कमी नहीं है। बहुत से बच्चे पता नहीं कुछ भी लिख करके चले जाते, नहीं, आपको मजबूर करना है कि कॉपियां ऐसे, वो हमारी कॉपी को पढ़े, वो हमें पूरे में से पूरे नंबर देकर के जाए।
वो कैसे होगा? जो पॉइंट्स में आप लिखोगे, आप वर्ड्स को हाईलाइट करोगे, अब वो इतना पढ़ेगा नहीं, वो देख लेगा हाँ भाई महात्मा गांधी 1915 को आपने हाईलाइट करा, अच्छा 1915 में अफ्रीका से आए थे, ये 1915 हाईलाइट हो जाना चाहिए। हाईलाइट होते ही नंबर दे देगा, उसको पूरी लाइन पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वापस वही बात कहता हूं कि आप डिसाइड करें कि जो टीचर है आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, ये आप डिसाइड करेंगे और वहां पर आप मौजूद नहीं रहेंगे, आपकी कॉपी मौजूद रहेगी, ठीक है ना। शब्द जो आपने लिखे हैं वो शब्द बताने चाहिए कि आपने पूरे साल में कितनी मेहनत करी है, तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करें। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि फ्लो चार्ट बनाने की हमेशा कोशिश करें। यह आदत में होना चाहिए कि हमें फ्लो चार्ट बनाना है, यह आदत में होना चाहिए फ्लो चार्ट बनाना है। जैसे कि आप बोलोगे सर फ्लो चार्ट कैसे बनाए, जैसे कि मान लो कि भैया परिवहन पे क्वेश्चन आ गया कि परिवहन, तो भाई सबसे ऊपर हेडिंग डाली परिवहन, परिवहन हेडिंग डाली, परिवहन में हेडिंग डाल करके 3 पार्ट निकालो, स्थल परिवहन, ठीक है, उसके बाद जल, वायु, ये तीनों, फिर उसके बाद इसके जो 3 पार्ट है उन 3 पार्ट्स में बांट दो, फिर जल के 2 भाग है वो उसमें बांट दो, फिर ये 2 भागों में उसमें, और फिर एक के वापस 2 भाग है उसमें बांट दो। ये होता है फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट को देखते ही टीचर समझ जाता है बच्चा पढ़ करके आया है। फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करो। और देखो सामाजिक विज्ञान है ना, सामाजिक विज्ञान समाज को समझने वाला विषय है और समाज को चलाने वाला विषय भी है। बोले सर कैसे? बोले यूपीएससी के जो बच्चे एग्जाम देते हैं ना वो यही काम करते हैं। फ्लो चार्ट आज से आदत बना लोगे ना, अगर आपका सपना है कलेक्टर बाबू बनने का, अगर आपका सपना है एसपी बाबू बनने का, ठीक है ना, तो कलेक्टर बाबू बनिए, एसपी बाबू बनिए, किसी के बाबू के चक्कर में मत आइएगा, ठीक है ना। तो वो बनेंगे तो वो इन्हीं चीजों से बनेंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे तभी आपका आएगा। इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करेंगे, पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। मैं सिर्फ 10th की नहीं आगे तक के आपको विचार बता करके जा रहा हूं, ठीक है। तो फ्लो चार्ट आपको बनाने हैं। जब आप फ्लो चार्ट बनाएंगे तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि कौन से शब्द को मैं कैसे लिखना है, पेंसिल का यूज करिएगा लाइंस को ड्रॉ करने के लिए। फिर नेक्स्ट बात है कि आप क्या करें, ड्रॉ लाइन आफ्टर एवरी आंसर, ठीक है, हर आंसर के बाद लाइन खींचे, ठीक है, पेंसिल से ऐसे। जब आपका आंसर कंप्लीट हो गया तो ऐसे दो लाइन आपको खींचनी है, ठीक है। पर ये काम है ना, ये लास्ट का काम है। आप पहले आंसर लिख दीजिएगा, फिर 1-2 लाइन छोड़ दीजिएगा कि मैं एंडिंग में जाकर के लाइन खींचूंगा या खींचूंगी, तो वो उसके लिए आप जगह छोड़ दीजिएगा। ऐसा नहीं है पेपर हुआ नहीं अभी पूरा और मैं लाइन खींचने में, मैं सजाने दजाने में रह जाऊं, वो काम बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए जो पूरा पेपर है वो आपको करना है। इसीलिए मैंने सबसे ऊपर लिखा है कि सारे क्वेश्चन आंसर आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब बात ये आती है कि सर हम पढ़ते भी बहुत है, मेहनत भी हम लोगों ने बहुत करी है, सब कुछ करा है, पर हमारे पास जितना टाइम आता ना उसमें तो पेपर हो ही नहीं पाता है, हमारे पास तो पेपर छूट जाते हैं। तो वो प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट की, वो प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट की कि सर टाइम कैसे मैनेज करें एग्जाम के दौरान। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात ध्यान रखना, ये जो है ना प्रैक्टिस जब आप घर पे कर रहे हो ना तभी ये चीजें तैयार हो जाती है। एक बार कपिल देव ने कहा था कि अगर आप प्रैक्टिस में कितनी नो बॉल फेंकते हैं फिर वो ये भी डिसाइड कर देता है कि आप मैदान में कितनी नो बॉल फेंकोगे, तो है ना, इसलिए प्रैक्टिस बहुत कुछ डिसाइड करता है। तो प्रैक्टिस अब आप ऐसी करो कि अगर 3 घंटे का पेपर है आपके, तो आप घर पे जब पेपर को सॉल्व कर रहे हो तो 2 घंटे में, 2.5 घंटे में वो पेपर खत्म हो जाना चाहिए, वो 2.5 घंटे में वो पेपर खत्म हो जाना चाहिए। ये होगा कैसे सर, अब हो कैसे सकता है? तो देखो सबसे पहले आप जब 15 मिनट आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है ना, तो 15 मिनट जब पढ़ रहे हो ना तो उस पर आप ये बात लिख लो कि भाई सबसे पहले मैं कौन कौन से क्वेश्चन करूंगा, टिक कर लो। मैं पहले ये क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये मैं पहले करूंगा। बेहतरीन आंसर उनके लिखने हैं, आंसर सभी के बेहतरीन लिखने हैं, वो क्वेश्चंस आपने पहले कर लिए, तो उन पर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वो जल्दी जल्दी आपके हो जाएंगे। फिर ऐसे क्वेश्चन है जिनमें थोड़ा बहुत डाउट है, 50-50 डाउट है, 50 आता है 50 नहीं आता, फिर उनको लो। और फिर आखिरी में ऐसे क्वेश्चन लो जो बिल्कुल ही नहीं आते थे तुम लोगों को, फिर उनको भी लो। ओके, इस प्रकार से आप लोगों को चलना है। दूसरी बात आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में जो बैंक क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, जिस भी बोर्ड के हिसाब से अपने आप देख लीजिएगा कितने मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। सभी बोर्ड के मॉडल पेपर हम लोग करा रहे हैं और करा भी दिए काफी हद तक के। तो अब आप ये देखेगा कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 मार्क्स के कितने आ रहे हैं। ओके, अब है ना, जैसे मान लो कि 5 मार्क्स के पेपर में 2 क्वेश्चन आए हैं भैया, 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आए, कितने हो गए, 10 मार्क्स। अब मेरे दिमाग में ये आइडिया आना चाहिए कि भाई एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन को मैं कितना टाइम दूं, कितना टाइम दूं, 6 मिनट्स, 7 मिनट्स, इससे ज्यादा टाइम नहीं दे। 2 मार्क्स वाले को कितना दूं, 2 मिनट, 3 मिनट। या आपके दिमाग में घर से ही तैयारी होनी चाहिए, आप किसी भी क्वेश्चन को लेकर के मत बैठ जाइएगा
ठीक है ना, अपने उस पर अहम पर मत ले लीजिएगा, अरे यार मुझे नहीं आया, कैसे नहीं आया, आज तो तुझे पहले करूंगा बाद में सबको देखूंगा। जो नहीं आ रहा है 1 मिनट तक सोचिए, नहीं आ रहा है आगे मूव कर जाइए। सबसे पहले तो वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपको सबसे बेहतरीन तरीके से आते हैं, जिन पर आपको सोचने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद वो क्वेश्चंस करने जिनमें 50-50 डाउट है, थोड़ा सोचना पड़े और थोड़ा आपको आता है। और फिर वो क्वेश्चंस करना जिनमें आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार हमने पढ़ा ही नहीं। और छोड़ना कुछ भी नहीं है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। उस क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, उसमें जो शब्द आपको ऐसा लग जाए ना यार ये शब्द उस चैप्टर का था, उसकी कथा लिख दो, उसकी कथा लिख दो। समथिंग इज बेटर देन नथिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप जब पूरा क्वेश्चन छोड़ोगे तो 0 मिलेंगे, और जब कुछ लिखोगे तो चाहे 1-1.5 ही मिले। और याद रखना, बोर्ड टॉपर बनने वाले आधे नंबर से भी रह जाते हैं, तो वो आधा नंबर भी हमारा नहीं चूकना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट आपको कर करके चलना है। घर पे जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो ऐसे ही करना कि हमारा 2.5 घंटे में पेपर खत्म हो जाए। और राइटिंग है ना, जैसी पहले पेज पे लिखते हो ना वैसी आखिरी तक, आराम से धीरे धीरे। ये सब होगा कैसे? ये प्रैक्टिस से होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए। बार बार मैंने बहुत पहले से कह चुका हूं, मॉडल पेपर्स की प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन बैंक्स की प्रैक्टिस करिए, आंसर लिखिए बच्चों। ओके, तो ये अपनी मेजर बातें थी। अब बोलो सर आंसर दिखाओ तो दो, सच में लिखना कैसे, तो आ जाओ। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब देखो इस वाले में मैंने यहां पे फ्लो चार्ट बनाया, इस वाले पे मैंने फ्लो चार्ट बनाया। अब ये देखो फ्लो चार्ट से क्या है, टीचर पूरा का पूरा अच्छे से समझ जाएगा। एकीकरण कैसे होगा? सबसे पहले भाई राष्ट्रवादी भावनाओं को दे। देखो क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का ही है ना, तो अब इसमें पूरी रामायण पूरी कथा भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ पॉइंट जो है वो बातें लिखनी है। राष्ट्रवादी भावना का उदय हुआ, उदय होने के बाद क्या हुआ, 48 में निर्वाचित संसद बनी, फिर राजशाही फौज ने दमन करा, फिर पर्शिया का नेतृत्व आया, ओटो वन बिस्मार्क की भूमिका, 3 युद्ध, जर्मन साम्राज्य की घोषणा। और इसके बाद आप एरो बना करके एक और लिख सकते हैं क्या, 18 जनवरी 1871 को जर्मनी का एकीकरण लिख दीजिए। बात खत्म, बात खत्म पूरी। मैंने इसको ऐसे बोर्ड के कारण बनाया, आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर ये पॉइंट, फिर उसका एरो, फिर ऐसा पॉइंट, फिर नेक्स्ट ऐसे। ओके, नेक्स्ट ये 2 मार्क्स का था। 3 मार्क्स वाले में देख लेते हैं। तो अब 3 मार्क्स वाले में सबसे पहले आपने ये बात लिख दी। अब देखिए यहां पर ये बात लिखने के बाद आप ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंटों को क्या करोगे, 1 और 2 डाल करके, हेडिंग डाल करके आप लिख दीजिएगा। फिर इन दोनों पॉइंटों को एक्सप्लेन करिएगा, क्योंकि ये है भैया 3 मार्क्स का क्वेश्चन। ओके, ये कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। फिर जैसे 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, संघवाद क्या है, संघीय ढांचे की 4 विशेषताएं। तो सबसे पहले संघवाद क्या होता है, देखो अब मैंने बताया है, वर्ड्स को हाईलाइट करा है। अब टीचर की नजर किस पे जाएगी, विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों, इन पे। फिर एक सिंपल डेफिनेशन भी दी है टीचर के लिए, क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 2 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ इसके लिए दे रहा है, तो मैंने पूरा इसको अच्छे से बताया। अब भारत के संघीय ढांचे की 4 विशेषताएं पूछ रहा है, तो सबसे पहले चारों विशेषताएं यहां लिख दो कि भाई ये है, ये चारों विशेषताएं हैं। अब जब ये चारों विशेषताएं जब आप यहां पे लिख दोगे ना बच्चों, तो टीचर इनको पढ़ लेगा। अच्छा, मतलब यहां पर ये बात क्लियर हो जाएगी बच्चे को आता है। अब फिर आगे जब आप लिख रहे हो ना, तो आप इनके अंदर क्या लिख रहे हो वो टीचर पढ़े ना पढ़े कोई बात नहीं है। 2 या 2 से अधिक स्तर, फिर इसको एक्सप्लेन कर दिया, अलग अलग अधिकार क्षेत्र उसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आप इनको फिर एक एक वर्ड को आप बीच बीच में जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उनको हाईलाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको बड़े क्वेश्चंस को, छोटे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, इन बातों को ध्यान में रखना है। और ध्यान रखोगे तो नाम हो जाएगा आप लोगों का, नहीं रखोगे तो कुछ ही नहीं कह सकते। चलिए, तो जाते जाते इस मोटिवेशनल वीडियो भी है, तो आज एक मोटिवेशन के दे जाता हूं। मुश्किलें जरूर हैं मगर ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। तो अभी जो हमारी मंजिल है ना, वो मंजिल दूर है बच्चों, अभी भी समय है, जाग जाओ और मेहनत करते रहो। और सामाजिक विज्ञान में एक अच्छा उत्तर और विश्वास है ना, विश्वास पे पूरी दुनिया कायम है। और यही विश्वास आपको भी होना चाहिए कि आपके बेहतरीन नंबर आ सकते हैं, 100 में से 100 आ सकते हैं सामाजिक विज्ञान में। तो सामाजिक विज्ञान की मेहनत करते रहिए और आप सामाजिक विज्ञान में अपना डंका बजा दीजिए और 100 में से 100 लेकर के आइए। और पूरे लर्निंग शेयर के परिवार की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।